दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लॉज ऑफ मोशन सीरीज का आज हमारा 29th एपिसोड है एंड पिछले एपिसोड में हमने कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया था, खासकर जब फ्रिक्शन पुलीज के अंदर आ जाता है तो कैसे चीज़ें एक्ट करती हैं, फ्रिक्शन कैसे काम करता है, टेंशन कैसे डिफरेंट हो जाती है, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। आज का जो एपिसोड है उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और खासकर फ्रिक्शन की कुछ और एप्लीकेशंस को देखते हैं। ठीक है, जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जब आप किसी भी फ्रिक्शन वाले सरफेस पे जब मूव करते हो, जब चलते हो, तो आपको चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन फोर्स। सोचिए, अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो, वो तभी जा पा रहे हो जब नीचे सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स हो। जरा सोचिए, जब भी आप अपने कदम को, जब जैसे मान लीजिए मैं उधर चल रहा हूं, तो मैं जब ऐसे चल रहा हूं तो मैं अपने पैर की उंगलियों को पीछे धकेलता हूं, ऐसे पीछे धकेलता हूं, तो नीचे वाला जो सरफेस है उसके साथ मेरे पैर का जो फ्रिक्शन है वो एक्ट करता है। मैं उसको क्योंकि पीछे की तरफ धकेल रहा हूं तो वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे आगे की तरफ धकेलेगा। इसका मतलब यहां पे फोर्स मेरा एक्ट करेगा आगे की तरफ, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मेरा यहां पे एक्ट करेगा। तो जैसे मैं आगे चलने की कोशिश करता हूं तो बेसिकली मेरा जो पैर है उसमें जो फ्रिक्शन है नीचे सरफेस के साथ, वो रिस्पॉन्सिबल है मुझे आगे ले जाने के लिए। आई होप आपको समझ आया। और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जो भी मेरा mg होगा वो इनटू यहां पे जो सरफेस के साथ जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा म्यू, ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार जो है आईसी सरफेस पे आप चल नहीं पाते हो, आप आगे मूव नहीं कर पाते हो, ऐसे चल नहीं पाते जैसे नॉर्मल आप रोड पे चलते हो या ट्रैक पे चलते हो, वैसे आप चल नहीं पाते। उसका सिंपल कारण यही होता है दोस्तों, क्योंकि वहां पे जो म्यू की वैल्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। अब वो इतनी छोटी होती है कि आपका जो आगे का जो फ्रिक्शन, आपका आगे का जो फोर्स है वो आप बन नहीं पाता है, तो आप इजीली आगे मूव नहीं कर पाते हो। जैसे आप चलना चाहते हो वैसे आप चल नहीं पाते हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप रोड के ऊपर चल रहे हो और इमेजिन करो कि मैं कोई जादू लगा दूं और आपको ऊपर खड़ा कर दूं, एकदम से ऊपर उठा दूं, तो अगर मैं आपको एकदम से ऊपर उठा दूंगा तो आपका जो मूवमेंट है वो आपका खत्म हो जाएगा। बस वो जो इनर्शिया की वजह से जो मोशन है वही बचेगा आपका, बाकी आप आगे की तरफ चलना जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया कि कैसे यहाँ पे जो है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आप आगे की तरफ चलते हो। ठीक है, ऐसे ही जो गाड़ियां होती हैं उनमें भी सेम कंसेप्ट है। जिस टायर में इंजन जुड़ा होता है वो टायर जो है वो आपको आगे लेके जाता है, तो वहां पे जो टायर के साथ और नीचे वाले सरफेस के साथ जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है उसको आगे मूव करने के लिए। इमेजिन कीजिए, हालांकि ये टायर वाला जो कंसेप्ट है ना, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब मैं आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा। सोचिए सिंगल टायर है, कई बार आपने देखा होगा सिंगल टायर पे भी पेडल लगे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और लोग पेडल मार के जो है वो इसको आगे की तरफ चला लेते हैं। फिलहाल मैं 2 टायर वाली साइकिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंगल टायर वाली साइकिल की बात कर रहा हूं। ठीक है, सोचिए मेरे पास सिंगल टायर की साइकिल आपने देखी होगी, बहुत सारे लोग सिंगल टायर पे चलाते हैं। ठीक है, डबल टायर भी होता है, ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे, बट पहले सिंगल टायर की बात करते हैं। सिंगल टायर में क्या होता है, ये पेडल मारता है और आगे की तरफ चलता है। तो आगे की तरफ चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो आगे की तरफ इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप बोलोगे सर आगे की तरफ क्यों फ्रिक्शन काम करेगा यहाँ पे? भाई आप वैसे भी आप खुद सोचो, इस बॉडी के ऊपर, इस पूरी बॉडी के ऊपर इसका अपना मास होगा m, और बॉडी आगे की तरफ जा रही है, तो आगे की तरफ जाने के लिए क्या चाहिए? कोई फोर्स चाहिए ना, तभी तो उस फोर्स से ही क्या बनेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, वहीं से तो एक्सेलरेशन निकालोगे। और कौन सा फोर्स आगे की तरफ एक्ट कर रहा है? आप तो पेडल मार रहे हो बस। ठीक है, तो आगे की तरफ तो कोई फोर्स है नहीं, तो ऑब्वियसली ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है इसको आगे ले जाने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज, ये फ्रिक्शन फोर्स आगे ही क्यों लगता है? जरा सोचिए कि मेरे पास ये थोड़ा टायर है और ये मेरा कॉन्टेक्ट सरफेस है। अब यहां पे कोई कॉन्टेक्ट बना हुआ है, तो अब कॉन्टेक्ट से पूछा करो कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। अब अगर इस टायर को आप इधर घुमाने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब ये जो कॉन्टेक्ट है आप इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो कॉन्टेक्ट क्या बोलेगा इधर वाले हिस्से को? ये बोलेगा यार तुम उधर क्यों जा रहे हो, उससे कॉन्टेक्ट ब्रेक हो रहा है, तो इसको इधर जाने से रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसमें इधर की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा इस टायर के ऊपर वो आगे की तरफ लगेगा। इसका मतलब आगे की तरफ बॉडी जो है, ये टायर जो है ये मूव करेगा। आई होप आपको समझ आया। वैसे आगे चल के आपको मैं और समझाऊंगा कि कैसे जो चीज सर्कुलर होती है, जिनमें रोलिंग होती है, तो उनमें जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कैसे एक्ट करता है। ऐसे ही गाड़ी में भी होता है, बट गाड़ी में 4 टायर होते हैं, तो उससे पहले साइकिल को ले लो, साइकिल में 2 टायर होते हैं। अब साइकिल में क्या होता है दोस्तों, जब आप साइकिल को चलाते हो तो साइकिल, जैसे मान लीजिए सरफेस पे है साइकिल, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये मेरे पास कोई साइकिल है, यहाँ पे बैठने के लिए स्टैंड है इसका, और यहाँ पे इसकी चेन है, और यहाँ पे इसके पेडल लगे हुए हैं। ठीक है,
यहाँ पे इसके पेडल लगे हुए हैं, जिनको आप पेडल को घुमाते हो तो ये चेन के साथ जो है कनेक्ट रहती है। इस तरह से आप बेसिकली साइकिल है मान लीजिए। तो अब सुनिए, अब क्या होता है, जब आप पेडल लगाते हो तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आगे की तरफ लगेगा। यहां पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ और अगले टायर पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। अब सवाल यह है कि इस पे आगे की तरफ क्यों लगा और इस पे पीछे की तरफ क्यों लगा, ये आप आगे चल के पढ़ोगे। जिस जगह पे आप फोर्स एक्ट कर रहे हो, देखो इस टायर के ऊपर आप जोर लगा रहे हो, असल में इस फोर्स से टॉर्क पैदा होता है। एक नई टर्म आ जाती है टॉर्क, आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं आपको टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क जो है उसको टॉर्क इस टायर के ऊपर लगा हुआ है, तो इसमें आपको आगे की तरफ फोर्स लगेगा, ये आपको आगे की तरफ धक्का देगा, समझ रहे हो। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है इसको आगे की तरफ ले जाने के लिए। और अगले टायर में फ्रिक्शन फोर्स पीछे क्यों लगेगा वो हम देखेंगे। जिस गाड़ी, जैसे कोई गाड़ी ले लो या कोई बाइसिकल ले लो, जैसे गाड़ी भी लेते हो तो गाड़ी में क्या होता है, या तो फ्रंट व्हील ड्राइव होगी या जो रियर व्हील ड्राइव होगी, दो ही तो हम यूज करते हैं। हालांकि बहुत सारी गाड़ियां 4x4 भी होती है, बट या तो फ्रंट व्हील ले लेते हैं या एक बार रियर व्हील ड्राइव ले लेते हैं। रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है, जैसे साइकिल होती है, साइकिल में रियर व्हील में क्या होता है, पावर होती है बस, तो उसमें फ्रिक्शन यहाँ पे आगे लगता है और अगले वाले पे पीछे की तरफ लगता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं बोल दूं फ्रंट व्हील ड्राइव, अगर कोई गाड़ी है फ्रंट व्हील ड्राइव है, उसके 4 टायर हैं, तो मैं 2 ही दिखा रहा हूं आपको क्योंकि 2 इसके पीछे की तरफ चल गए। तो इन जिनमें पावर होती है टायरों में, जो रिस्पॉन्सिबल है ताकत लगाने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है टायर को घुमाने के लिए, वो उन टायरों में फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा और इनमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उनमें किधर लगेगा, उनमें फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अब ये इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये जब आपको टॉर्क पढ़ लोगे ना तब आपको बेहतर समझ आएगा, ठीक है। तो रोटेशनल मैकेनिक्स में हम इसको चीजों को देखेंगे प्रॉपर तरीके से। बट तब तक आप एक काम करो, अगर आपको ये नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, इसको आप याद तो रखें। और ये वाला जरूर ध्यान रखें कि जब आप चलते हो किसी सरफेस पे तो वहां पे फ्रिक्शन होना कितना जरूरी है। बिना फ्रिक्शन के आप मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जरा देखिए, एक मैं आपके लिए क्वेश्चन ले लेता हूं इसके ऊपर, सो दैट आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए इसके ऊपर। तो साइकिल और ये जो रोलिंग चीजें होती हैं या आपके गाड़ियां जो होती हैं, इनको आप आगे चल के भी पढ़ोगे, वैसे उनको थोड़ा और प्रॉपर तरीके से हम समझेंगे। जब आप टॉर्क पढ़ चुके होगे तब आप देखना आपके लिए ये चीज जो है बहुत ईजी हो जाएगी इसको समझना, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये जरूर ध्यान रखें। अब जरा देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन लूं, मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कोई सरफेस है और यहां पे कोई 80 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है, या 20 किलोग्राम का ले लो, चलो 20 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है, और यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की लिमिटिंग वैल्यू है वो है मान लीजिए 0.5, और इससे पीछे का सरफेस जो है वो डिफरेंट है। जिस सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है वो सरफेस अलग है और पिछला जो सरफेस है वो अलग है, ठीक है। यहां पे मान लीजिए आप खड़े हुए हो, यहां पे आप खड़े हुए हो और आप जो है इसको धक्का दे रहे हो इधर की तरफ, और यहां पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है मान लीजिए 0.1, और आपका जो मास है वो है मान लीजिए 80 किलोग्राम। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आप इसको धक्का दे पाओगे, क्या आप इसको मूव कर पाओगे? आंसर कैसे निकालें भाई कि भाई इसको हम मूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना फोर्स आप आगे की तरफ लगा सकते हो। और जो भी आप किसी चीज को धक्का देते हो ना, आप आगे की तरफ धक्का लगाते हो, वो धक्का किस पे डिपेंड करता है? आपके पैरों में कितना फ्रिक्शन है उस पे डिपेंड करता है कि जमीन नीचे से, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को आगे की तरफ धक्का दे रहे होते हो तो पीछे पैर जो होते हैं वो आपको धकेल रहे होते हैं जमीन को पीछे। तो फ्रिक्शन की वजह से जमीन क्या कर रही होती है, आपको पैरों पे आगे की तरफ फोर्स लगा रही होती है, और वही फोर्स आप यहां पे एक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जितना फोर्स आपकी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स नीचे की जमीन ने लगाया है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स, वही फोर्स आप इसके ऊपर आगे की तरफ एक्ट करते हो, ठीक है। वही फोर्स आप आगे की तरफ लगा रहे होते हो। तो अब आप सोचिए यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना होगा, वो होगा 80 इंटू जी की वैल्यू, चलो मैं 10 ले लेता हूं, इंटू 0.1। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमारे पास आ गया है। वो कितना है बताओ जरा? वो है आपके पास 80 न्यूटन का। 80 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स आप यहां पे एक्ट कर सकते हो इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। अब आप बताइए इस ब्लॉक को मूव करने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना चाहिए, मैक्सिमम फोर्स कितना चाहिए? तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स देखो कैसे एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर पीछे की तरफ एक्ट कर रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि आगे आप इसके कांटेक्ट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर पीछे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? 20 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो और इंटू 0.5 कर दो, तो ये जो बनेगा ये तो 100 न्यूटन बन जाएगा भाई।
तो इसका मतलब इस ब्लॉक को मूव करने के लिए जरूरी है कि आप 100 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगाओ, तभी ये मूव हो पाएगा। लेकिन आप तो मैक्सिमम कितना फोर्स एक्ट कर सकते हो, 80 न्यूटन ही लगा सकते हो, आप इससे ज्यादा नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे केस में आप इस ब्लॉक को मूव नहीं कर पाओगे। बेशक ये जो ब्लॉक है ये आपसे हैवी नहीं है, हल्का है ये ब्लॉक, तब भी आप इसको मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है दोस्तों। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं इसको सेम सरफेस पे ही रख लेता, सोचिए 20 किलोग्राम है ये और आपका जो मास है वो 80 किलोग्राम का है, ठीक है। आपका मास 80 किलोग्राम का है और ये 20, और यहां पे दोनों ही जगह म्यूएस की जो वैल्यू है वो सेम है, कितनी है 0.5। मान लीजिए दोनों जगह मैं सेम ले लेता। अब बताओ, अब आप इसको धक्का दे रहे हो, धक्का दे रहे हो तो फोर्स लगाओगे, कितना फोर्स लगेगा बताओ, कितना फोर्स लगाओगे। यहां पे मैक्सिमम कितना फोर्स आप एक्ट कर सकते हो, 80 इंटू 10, ये तो आपका mg हो गया, इंटू स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो मैक्सिमम फोर्स जो आप अप्लाई कर सकते हो वो है आपके पास 400 न्यूटन, ठीक है। 400 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स आप यहां पे लगा सकते हो, ठीक है। तो अब आप बताइए जो फ्रिक्शन फोर्स है यहां पे वो कितना है, जो इसको मूव करने के लिए जो मतलब जो रोकना चाह रहा है इसको, क्योंकि आप इसके आगे की तरफ फोर्स लगाओ तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे ब्लॉक पे पीछे की तरफ लगेगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हो, म्यू की वैल्यू लेके वो 100 न्यूटन है। तो इस बार आप 400 न्यूटन तक का मैक्सिमम फोर्स इस पे लगा सकते हो, और इसको 100 न्यूटन जो है फ्रिक्शन फोर्स उल्टा एक्ट कर रहा है, तो लेकिन 100 तो कम है ना 400 से, तो इसका मतलब इस बार क्या कर सकते हो, इस बार आप इस ब्लॉक को इजीली मूव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर 100 से ज्यादा फोर्स लगा दोगे जो कि आप कैपेबल हो लगाने में, तो आप इजीली इसको मूव कर लोगे। तो पॉइंट को समझिए दोस्तों कि कैसे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो रोल प्ले करता है किसी भी चीज को मूव करने में, ठीक है। किसी भी चीज को मूव करने में फ्रिक्शन फोर्स बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम इस चीज को देख सकते हैं। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनिए। मेरे पास एक ब्लॉक है और वो जो ब्लॉक है वो करीबन है 10 किलोग्राम का, और यहां पे जो म्यू की वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दैट इज 0.5, या काइनेटिक फ्रिक्शन बोल दो, चलो मैं मान लेता हूं काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.5, और मैं यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं, ये कुछ थीटा दे रखा है, फोर्स लगा रहा हूं मैं 50 न्यूटन का, ठीक है। और थीटा मेरा वेरी कर रहा है, थीटा वेरीज फ्रॉम 50 न्यूटन का मतलब फोर्स ले लो 100 न्यूटन का, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। थीटा को मैं वेरी कर रहा हूं 0 से 90 के बीच में। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज मैक्सिमम। फाइंड थीटा मतलब कौन से एंगल पे मैं फोर्स लगाऊं सच दैट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज मैक्सिमम, सो दैट मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाए ब्लॉक को। तो आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू मुझे क्या लेनी चाहिए सो दैट जो ब्लॉक की एक्सेलरेशन आए वो मैक्सिमम आ जाए। अब ये कैसे देखेंगे दोस्तों, जरा देखिए। सबसे पहले तो मैं इसको थीटा ही मान लेता हूं 1 मिनट के लिए। तो इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वही तो रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन के लिए, वो कितना लगेगा बताओ जरा, वो लगेगा 100 cos थीटा, और इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ वो लगेगा 100 sin थीटा, 100 sin थीटा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन इसकी कैलकुलेट करना चाहूं तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स 100 cos थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या बनेगा बताओ। फ्रिक्शन फोर्स के लिए नॉर्मल फोर्स चाहिए, और नॉर्मल फोर्स क्या आएगा mg माइनस दिस, ये मेरा नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स आप जानते हो g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं भाई, माइनस 100 sin थीटा, ये मेरा नॉर्मल फोर्स हो गया, इनटू म्यू कर दो तो इनटू हाफ कर दो, ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स हो गया। दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है दोस्तों, दैट इज 10 cos थीटा माइनस, यहां से क्या आ गया, माइनस 10 माइनस 10 sin थीटा डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई दोस्तों, मैंने 10 काट दिया दोनों तरफ से कॉमन लेके, ठीक है। अब मुझे बताना है थीटा की वैल्यू मैं क्या लूं कि मेरी जो एक्सेलरेशन है वो मेरी मैक्सिमम आ जाए। इस एक्सेलरेशन को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो जरा देखिए, ये बन जाएगा 10 cos थीटा माइनस 5 प्लस
5 साइन थीटा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो dA अपॉन d थीटा की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस 10 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा, ये इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड इसको इक्वल टू क्या कर दीजिए, 0। तो यहां से आपके पास tan थीटा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 0.5, आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। तो ये वो एंगल है थीटा जिस एंगल पे अगर आप ये फोर्स एक्ट करोगे तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम आ जाएगी। इसको आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप फ्रिक्शन एंगल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से आप जो है मतलब फोर्स एक्ट कर रहे हो तो कहां पे एक्ट करो, आप किस दिशा में किस एंगल पे एक्ट करो, सो दैट एक्सेलरेशन जो है वो मेरे पास मैक्सिमम आ जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आया। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए आपको कोई क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है कि भाई ये कोई एरिया दे रखा है सर्कुलर, इस एरिया में मिट्टी आपको इकट्ठी करनी है, आप ऊपर से मिट्टी ड्रॉप कर रहे हो और वो जो मिट्टी है वो इस एरिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। सर्कुलर एरिया, इसकी रेडियस r मान लो, चलो ठीक है। तो इसका एरिया जो बनेगा वो बन जाएगा पाई r स्क्वायर। आप चाह रहे हो कि मैं मिट्टी ड्रॉप करूं ऊपर से और वो मिट्टी इस एरिया से बाहर ना जाए, आपको बताना है कि कितना मैं मैक्सिमम वॉल्यूम मिट्टी का पाइलअप कर सकता हूं। मिट्टी का वॉल्यूम क्या होगा, कितना मैं उसको पाइलअप कर सकता हूं, जो मिट्टी का ढेर बनेगा उसका वॉल्यूम बताना है, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना बन सकता है। आपको स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है कि म्यूएस जो है वो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। किसका स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, क्योंकि जब आप यहां पे मिट्टी इकट्ठा करना शुरू करोगे तो मिट्टी का जो ढेर बनेगा वो कोनिकल शेप लेगा। तो एक लेवल तक, एक हाइट तक तो वो क्या होता जाएगा, पाइलअप होता चला जाएगा। जैसे वो पाइलअप होगा ये एरिया भी बढ़ता चला जाएगा उसका। तो अगर आप चाह रहे हो कि इस एरिया से बाहर ना जाए मिट्टी, तो हाइट क्या होनी चाहिए, फिर हाइट आपकी h तक होनी चाहिए, h हाइट तक होनी चाहिए। और जैसे आप मिट्टी ड्रॉप करते हो और मिट्टी जो है ना स्लाइड डाउन होकर इसके एरिया को बढ़ाती चली जाती है। जैसे एरिया बढ़ता जाएगा उस वैसे वैसे हाइट की वैल्यू भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। जब आप मिट्टी को इकट्ठा करते हो, आपने भी कभी देखा ही होगा, मिट्टी जब इकट्ठा करते हो तो क्या होता है, मिट्टी को जब आप ऊपर से ड्रॉप करना शुरू करते हो तो क्या होता है, आपका एरिया बढ़ता जाता है और आपकी हाइट भी बढ़ती जाती है। बट आप नहीं चाहते कि एरिया बढ़े, आप चाह रहे हो कि मिट्टी इतना ही एरिया में लिमिटेड रहे। तो इतने ही एरिया में अगर आप लिमिटेड रखना चाहते हो मिट्टी को, तो फिर हाइट भी फिक्स हो जाएगी। फिर अगर उससे ज्यादा हाइट अगर आप और मिट्टी डालोगे तो वो और मिट्टी क्या करेगी, वो स्लाइड डाउन होकर यहां तक आ जाएगी और वो एरिया को बढ़ा देगी फिर। तो अगर आप चाहते हो कि इतने ही एरिया में मिट्टी पाइलअप हो, तो उसके लिए फिर आपको हाइट जो है वो फिक्स रखनी पड़ेगी। यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, म्यू एस। अगर और मिट्टी डालोगे तो ये मिट्टी रुक नहीं पाएगी और स्लाइड डाउन होकर नीचे आ जाएगी। आपको ये बताना है कि मैक्सिमम कितने वॉल्यूम में हम इसको, मतलब जो ये पाइलअप होगी उसका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या बन सकता है अगर स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, म्यू एस है। तो ये कैसे देखें दोस्तों, पहली बात तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है दोस्तों इसका वॉल्यूम। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम कितना वॉल्यूम जो है वो मिट्टी का यहां पे बनेगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, म्यू एस। तो जरा देखिए दोस्तों उसको हम कैसे देखें। मैं चाह रहा हूं कि कोई भी अगर मैं मिट्टी का हिस्सा यहां पे डालूं, ठीक है, वो स्लाइड डाउन ना हो। यहां पे मैं डीएम ले लेता हूं, इसको छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं मिट्टी का, ठीक है। अब ये मेरा स्लाइड डाउन नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मैक्सिमम हाइट h तक मैंने इसको रखा है, तो h हाइट तक अगर आप देखोगे तो h हाइट तक आपका क्या हो रहा है, कोई भी हिस्सा नीचे स्लाइड डाउन नहीं हो रहा है। अगर इससे और ज्यादा मिट्टी डालोगे तो स्लाइड डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो रुक नहीं पाएगा फिर, बिकॉज इसका एंगल बढ़ते जा रहा है ना इधर। तो अब आप जरा देखिए, मैं चाह रहा हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे h हाइट तक इसको मिट्टी को पाइलअप किया, तो इससे कोनिकल शेप बन गई इसकी। और इसका मैं मान लेता हूं कोई यहाँ पे कोई छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं, इसका मास है मेरा dm, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा mg, ठीक है। और ये एंगल में मान लीजिए थीटा मान लेता हूं, ठीक है। तो एक तो mg का इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा, वो बनेगा mg साइन थीटा, और एक इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा, दैट इज mg कोस थीटा।
तो ये जो mg cos थीटा इसके ऊपर लगा है, बल्कि ये dm लिखना चाहिए, dm इंटू जी साइन थीटा, और ये बन जाएगा dm इंटू जी cos थीटा, क्योंकि मैंने स्मॉल मास लिया ना dm। तो अब देखो dm के ऊपर एक तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स के मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, किधर और एक इधर। अब आप जरा देखिए, ये मैक्सिमम हाइट h तक ये गया है, इसका मतलब यहां पे मिट्टी स्लाइड नहीं हो रही है h हाइट तक। उसके बाद अगर और डालोगे तो मिट्टी स्लाइड होगी और नीचे आ जाएगी और इसका एरिया को बढ़ा देगी। हम नहीं चाहते वो एरिया बढ़े, एरिया मैं इतना ही रखना चाहता हूं। तो इतने एरिया में मैं देखना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो कितना मिट्टी का आएगा। तो उस केस में जरा देखिए हमने क्या किया, यहां पे फोर्स निकाल लिया, तो अब यहां पे भी तो फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा ना इसके ऊपर। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा जरा बताइए। फ्रिक्शन फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा दोस्तों, वो लगेगा dm इंटू जी कोस थीटा इंटू म्यू एस। तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो ये बराबर होना चाहिए। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो भाई नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है dm इंटू जी साइन थीटा, इसके बराबर होना चाहिए। dm से dm मेरा कट गया, g से g मेरा कट गया, तो आप यहां से कह सकते हो कि tan थीटा किसके बराबर होना चाहिए, म्यू एस के बराबर। इसका मतलब ये अगर थीटा मेरा म्यू एस तक आप ले जा सकते हो भाई, आप h को इतना रखो सच दैट जो थीटा रहे म्यू एस के बराबर रहे, tan थीटा जो रहे वो म्यू एस के बराबर रहे। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि कोई भी मास जो है नीचे स्लाइड डाउन नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, स्लाइड डाउन नहीं करेगा। स्लाइड होने से बचना है तो आप इस थीटा को यहां तक इंक्रीज कर सकते हो, म्यू एस के बराबर इंक्रीज कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर आपने थीटा को कर दिया तो फिर ये स्लाइड डाउन हो जाएगा और आप जो है मतलब इस एरिया से बाहर मिट्टी गिरेगी। फिर आप तो चाहते हो इतने एरिया में मिट्टी रहे और हाइट जो है मैक्सिमम हम ले लें कि कितनी मैक्सिमम हाइट आएगी कि सो दैट मिट्टी इससे बाहर ना जाए, और इसका फिर मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है आपको। तो अब आपको थीटा पता चल गया, tan थीटा आ गया हमारे पास। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस h अपॉन r। तो यहां से हमारे पास h की वैल्यू आ गई है। h की वैल्यू क्या आई है दोस्तों, वो आई है म्यू एस इंटू आर। तो मैं यहाँ पे म्यू एस इंटू आर पुट कर देता हूँ h की वैल्यू। तो यहां से मेरे पास मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा कि कितना मेरे पास, कितना मैं मैक्सिमम वॉल्यूम जो है यहां पे पाइल अप कर सकता हूं इस एरिया के अंदर मिट्टी का। तो वो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू क्या है दोस्तों, म्यू एस इंटू आर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1/3 पाई म्यू एस आर क्यूब। इतना जो है ये आप मैक्सिमम वॉल्यूम मिट्टी के ढेर का यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि इतने मिट्टी का ढेर आप यहाँ पे बना सकते हो, सो दैट मिट्टी जो है इस एरिया से बाहर ना जाए, पाई आर स्क्वायर वाले एरिया से बाहर ना जाए। तो अगर आप मिट्टी को ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, ड्रॉप कर रहे हो मिट्टी को, और आपने ऊपर से ड्रॉप करते करते आप किसी h हाइट तक आपने उसको बना दिया है, h हाइट तक पाइल अप कर दिया है, और आप उसका वॉल्यूम निकालना चाहते हो कि इसकी मिट्टी का क्या वॉल्यूम है, तो आप क्या करोगे, आपको h हाइट पता है, आप ये रेडियस और निकाल लो, या तो ऐसे निकाल लो, या फिर आप यहां से भी निकाल सकते हो। अगर आपको म्यू एस पता है तो आप जो है यहां से भी आप देख सकते हो कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो कहां तक जाएगा, सो दैट मिट्टी जो है वो इस एरिया के अंदर आ जाए। आई होप आपको समझ आए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं और क्वेश्चन जो है किस तरह का है। तो सिंपल क्वेश्चन था भाई, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। आगे बढ़ते हैं। तो यार मेरे को लगता है कि काफ़ी क्वेश्चंस हमने फ्रिक्शन के ऊपर लिए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हमने फ्रिक्शन पे डिस्कस किए हैं। अगर आप पिछले एपिसोड्स को देखोगे तो करीबन 7 से 8 एपिसोड मैंने क्वेश्चंस पे दिए हैं, फ्रिक्शन फोर्स के जो क्वेश्चंस हैं फ्रिक्शन फोर्स पे, उन क्वेश्चंस पे दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको फ्रिक्शन की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। बाकी फ्रिक्शन को हम आगे भी पढ़ेंगे, जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे और जब आप टॉर्क पढ़ लोगे, तो टॉर्क वाले केसेस में भी जब आप आगे चलोगे तो देखना आप रोटेशनल मोशन में फ्रिक्शन कैसे काम करता है, उनको भी हम देखेंगे। एंड जब कोई चीज़ रोल कर रही होती है तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है, रोलिंग बॉडीज़ के ऊपर कैसे हमारा फ्रिक्शन एक्ट करता है, किस दिशा में एक्ट करता है। कई बार आप देखोगे कि एक्ट नहीं करेगा, कई बार करेगा, कई बार डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो अपकमिंग एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों वो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रिक्शन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो नेक्स्ट एपिसोड में हम टर्मिनल वेलोसिटी को देखेंगे, ड्रैग फोर्स एंड टर्मिनल वेलोसिटी को समझेंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।